हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल एमएससी कैंपस में स्वागत है। जैसा कि आपको पता हो गया होगा कि इतिहास को हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। आपको कंटिन्यू जो है एक एक वीडियो जो है प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे इस श्रृंखला को बढ़ाते हैं, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे नंद वंश में, क्योंकि नंद वंश में केवल 9 ही वंश थे, तो उसको हम लोग नंद वंश के नाम से जानते थे। और जो नंद वंश का अंतिम राजा था घनानंद, और उनकी हत्या करके जो है गद्दी पर कौन बैठता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य बैठते हैं। और वहाँ से स्टार्ट होता है मौर्य वंश। तो चलिए मौर्य वंश को समझते हैं कि मौर्य वंश से परीक्षा की दृष्टि से क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या हमको जानकारी कम से कम मौर्य वंश तक होनी चाहिए। चलिए मौर्य वंश को हम लोग समझते हैं। इसका टाइम पीरियड कहाँ था, तो 322 बीसी से लेकर 298 बीसी के बीच वाला जो समय होता है। तो आप कम से कम यहाँ से थोड़ा सा समय पर ध्यान दीजिए, 298 से 322 बीसी, ठीक है। इस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते थे, मौर्य वंश के नाम से जानते। केवल चंद्रगुप्त मौर्य का ये टाइम पीरियड है, इतना नहीं कि टोटल भाई इनके जो चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, इनके पुत्र आएंगे बिंदुसार। देखो एक थे बिंबिसार, जो हर्यक वंश के संस्थापक थे, वो बिंबिसार थे। और ये जो इनका बेटा होंगे उनका नाम होगा बिंदुसार, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए मौर्य साम्राज्य का हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो मौर्य साम्राज्य कहो या तो मौर्य वंश कहो, बात एक ही होता है, ठीक है। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इससे परीक्षा की दृष्टि से और कहा आता है, तो प्रश्न एक ही पूछा जाता है कि भारत का मुक्तिदाता। मुक्तिदाता का मतलब यहाँ पे देखो अर्थ का हुआ, पहले ही वीडियो में बता दें, जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, और उस समय जब वो गद्दी पे बैठा था वो गद्दी पर बैठा तो जनता पे इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया कि जनता का हुआ एकदम त्रस्त हो गई। और त्रस्त का मतलब समझा था, जब टैक्स ज़्यादा लगल, कमाई कम बा, आधा से ज़्यादा पैसा टैक्स में दे देबे, तो जनता खलबला गई थी, बड़ा डिस्टर्ब हो रही थी कर को लेकर। लेकिन जब घनानंद की हार होती है, गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य बैठते हैं, जब मौर्य वंश का संस्थापक होता है, तो ऐसा लगता है टैक्स हालांकि था लेकिन उतना ज़्यादा वो बढ़ा दिए थे, लेकिन और वो जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी बैठे तो टैक्स की संख्या का हो गई, टैक्स की जो परसेंटेज होती है उसको कम कर दिए, 9 के बराबर कर दिए। इसीलिए जो है इस वंश को भारत का मुक्तिदाता वंश के नाम से जानते हैं। तो पहली बात तो समझ में आई गई होगी कि मुक्तिदाता का तात्पर्य क्या होता है, कि यानी एक तरह से मुक्त हो गए करों से, परेशानियों से, अत्याचारियों से। क्योंकि भाई जब राजा ही अत्याचारी है तो उसके जो पुरोहित हुआ करेंगे, बड़े रत्नीन जो अधिकारी हुआ करेंगे, वो भी तो अत्याचारी होंगे। तो आज जब मौर्य वंश आता है तो ऐसा लगता है कि वो मगध में जो है सब लोग एकदम मुक्त हो गए, हर एक चीज़ से खुशहाली का माहौल ढलने लगा होगा। तभी तो इस वंश को हम लोग क्या कहते हैं, मुक्तिदाता। भारत का मुक्तिदाता किस वंश को कहा जाता है, तो मौर्य वंश को, ठीक है। अब मौर्य के लेकर देखो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, वो के लेकर जो बाटे बहुत इतिहासकार में मतभेद है। अब मतभेद इस बात का नहीं है कि वो क्या करते हैं, मतभेद बस इस बात का है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र हैं कि क्षत्रिय हैं। मतभेद इस बात का है। बताइए, इतिहासकार के पास भी बहुत ज़्यादा काम नहीं था, खाली बस ये पता लगा शूद्र कौन है कौन क्षत्रिय है। लेकिन हाँ, परीक्षा की दृष्टि से पूछा ला तो हम लोग भी जो है इतिहासकार के माध्यम से, सीख के माध्यम से आपको भी सिखा रहे हैं कि देखिए जो शुरुआत में जो ऐतिहासिक बुक था, जितने चाहे वो पुराणों में देखा जाए और चाहे वो जितनी भी एक तरह से हम कहें जो हिंदू धार्मिक बुक होगी, उनमें सब में ये बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो शूद्र थे, ठीक है। अब एक बात में जैसे चंद्रगुप्त की उत्पत्ति की तात्पर्य होता है, उत्पत्ति का मतलब उसको शूद्र माना गया है कि क्षत्रिय, क्योंकि मुख्य रूप से वही टाइम पीरियड है जब हम बता रहे थे उत्तर वैदिक काल, ब्राह्मण काल। जो पुरोहित ब्राह्मण में बदल गए तो मुख्य रूप से मेन जाति में कौन रखते थे अपने आप को, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य होते थे, फिर जो है शूद्र होते थे। तो ये वही तय, क्योंकि देखिए तय का मतलब ये हो गया जो इतिहासकार थे
ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि वो शूद्र थे कि क्षत्रिय थे, लेकिन हम लोग किसमें क्या कहा गया उससे समझते हैं। पुराणों में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का है शूद्र हैं, और जितने भी लेखक हैं, जो लेखक का मतलब जैसे हम कहें मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाखा दत्त हैं। अब विशाखा दत्त भी बताए ना कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो शूद्र हैं, और यहाँ तक भी बता दिए हैं जो विशाखा दत्त की किताब है मुद्रा राक्षस, उसमें ये बताया गया है कि ये घनानंद का ही पुत्र था। और लेकिन जहाँ तक हम लोग धारावाहिक भी देखे हैं, सब लोग जानते हैं कि घनानंद का पुत्र वो नहीं था, वो तो चाणक्य जो है जिसको जंगल से पकड़ के लाए थे, एक तरह से ये मानता है। लेकिन वो शूद्र था कि क्षत्रिय था, इसका प्रमाण अभी हम आगे समझते हैं। ठीक है। और एक किताब थी बृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र द्वारा लिखा गया। ये भी ऐतिहासिक किताब है, यानी वो आपसे कभी काल पूछ दे, हालांकि अब तो ये केवल बृहत कथा मंजरी के लेखक कौन है, तो क्षेमेंद्र हैं। लेकिन इस किताब में मौर्य वंश यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में अच्छे से विस्तार किया गया है कि उस साम्राज्य यानी उस किताब में बताया गया है जब मौर्य वंश चल रहा था तो उसकी शासन पद्धति कैसी थी, राजनीतिक पद्धतियाँ कैसी थी, किसको शूद्र कहा गया, किसको क्षत्रिय कहा गया, चाणक्य का थे, तो सबका जो है इसी किताब मंजरी में। और मुद्रा राक्षस, और सबसे जो है अच्छा बुक इंडिका था मेगस्थनीज का। इंडिका जो बुक है उसमें ढेर सारा जो है मौर्य वंशों के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो आप आई होप आप समझ गए हो। सिंपल वे से कई ठे बुक हुई हैं, तो उसके हिसाब से आपको पूछा जाएगा। तो हमने कई किताब अध्ययन किया, हर किताब में जौन बटा हमको ये लगा कि जितना जो है हिंदू धार्मिक बुक हों या हिंदू धार्मिक ग्रंथ हों, उसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र माना गया है। क्या माना गया है? शूद्र माना गया है। आई होप आप जानकारी ले होगा। ठीक है। आगे हम बात करते हैं दो ग्रंथ, जैसे बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के अनुसार, यानी देखो वो तो बौद्धिस्ट अलग हो गए, जैनी अलग हो गए, समझ रहे हैं? बौद्धिस्ट अलग हो गए, जैनी अलग हो गए। तो उनके धर्म ग्रंथ के अनुसार, चाहे वो बौद्ध का हो, ठीक है, और चाहे जो है का हो, हम कहाँ अच्छा चाहे वो बौद्ध का कोई किताब हो, ठीक है, महाबोधि वंश, देखो कहाँ से प्रमाण मिलता है। तो एक महाबोधि वंश यहाँ पे लिख दिए हैं, महाबोधि वंश, परिशिष्ट पर्वन, अंगुत्तर निकाय बौद्ध स्रोत है। तो बौद्ध स्रोत से जो है जो ग्रंथ थे और जैन ग्रंथ से उनमें ही मानल गयल हो कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो का थे, क्षत्रिय थे। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि आप किसको मानते हैं, तो आप किसको मानेंगे? बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के बारे में। और इतिहासकार तो केवल साक्ष्य के आधार पर बता रहे थे। और मान्य भी किसका है? सर्वमान, तो वो का थे, क्षत्रिय थे। और जो है हम बात करते हैं कि मौर्य वंश का और प्रमाण कहाँ से मिलता है। देखिए कि वो प्रमाण के आधार पर ही बात किया जाता है। इतिहासकार तो अलग अलग प्रमाण देते हैं, आप वहीं देखे हैं, कुछ लोग उनको शूद्र कर रहे हैं और कुछ लोग जो है मुद्रा राक्षस में बताया गया कि ये घनानंद का ही पुत्र था। और जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जानकारी तो मेन मिलती है अर्थशास्त्र से, क्योंकि यही अर्थशास्त्र बुक है जिसमें जो है टोटल का टोटल अर्थशास्त्र की रचना ही किसने किया है? तो चाणक्य ने। और चाणक्य हैं तभी चंद्रगुप्त मौर्य हैं। यानी जिस तरह चाणक्य का नाम इतिहास में अमर है, उसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य का नाम अमर इसलिए है क्योंकि चाणक्य ही ने चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य बनाए। तात्पर्य समझ गए? चंद्रगुप्त को कहा बनाए, छोटे से बच्चे को चंद्रगुप्त मौर्य बनाने का रीजन किसका है? कारण आप जानते हैं कि कौन थे वो? तो वो चाणक्य थे। ठीक है। और शास्त्र से जानकारी मिलता है इस वंश का। और शास्त्र के रचयिता कौन है? तो चाणक्य हैं। और शास्त्र जो बुक है यहाँ पे हमने लिख दिया है, और शास्त्र जो बुक है वो किस पर आधारित है? तो उस समय जो मौर्य वंश चलत रहल उनमें क्या राजनीतिक गतिविधि रहल और क्या प्रशासनिक गतिविधि रहल, यानी राजनीतिक और प्रशासनिक पे आधारित कौन सी किताब थी? तो अर्थशास्त्र। इंडिका में मेगस्थनीज द्वारा लिखा गया है इंडिका। और वो में जौन बाटे खूब ढेर सारा जौन बाटे चर्चा भल कि कर मौर्य वंश का।
एक मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त का बताए हैं, इसमें भी मौर्य वंश का ही उल्लेख मिलता है। और इनके जो बेटे हैं, हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होता है बिंदुसार और उनके बेटे होते हैं अशोक। अशोक ढेर सारा अभिलेख भी खुदवाए हैं, उस अभिलेख के माध्यम से भी चंद्रगुप्त मौर्य के वंश का पता चलता है कि उनकी कार्यविधि क्या थी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य बार बार चिल्ला रहे हैं और चाणक्य का नाम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि पठन पाठन में कोई कमी रह गई। तो आइए बात करते हैं हम लोग चाणक्य का, क्योंकि चाणक्य नीति आज भी देखा ला चाणक्य नीति को लगाता है। ऐसे भी जानते हैं चाणक्य किसको कहते हैं, बीजेपी का एक बहुत बड़े ओहदे का नेता हैं जिनको चाणक्य कहा जाता है, बीजेपी का चाणक्य। और सपा के भी एक नेता हैं जिनको सपा का चाणक्य कहा जाता है। तो मौर्य वंश का भी जो है एक बड़ा नेता थे जिनको हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, उस समय प्रधानमंत्री थे। घनानंद के दरबार में जो चाणक्य थे प्रधानमंत्री पद पे थे, और वहीं घनानंद जो है क्या किया, प्रधानमंत्री जो पद था उसको पद से हटा दिए और वो नाराज हो गए चाणक्य। और वो चाणक्य नाराज होकर, बताइए, जब चाणक्य महल के सामने नाराज होकर उन्होंने अपना जो सखा चुंडी है वो बढ़ाना स्टार्ट किया। कहा कि हम तुम्हारे पूरे नष्ट कर दिया जाएगा, आपका जो राज्य के हक पद बदे तू लड़त होगा। घनानंद को कहा गया और वो धीरे धीरे कहाँ पे चले गए, विंध्याचल के पर्वत, जो विंध्याचल देख रहे हैं वहाँ से आ गए, वैसे वैसे सोनभद्र से विंध्याचल के पर्वत से। तो हम लोग तो बनारस के हैं, हालांकि विधियों तो बड़ा दूर जाएगा हम तो पता है, लेकिन बनारस के पास एक विंध्याचल है। तो विंध्याचल की पहाड़ियों पे आए कौन, चाणक्य आए, और वहाँ एक लड़का राजकीय खेल खेल रहा था। आगे चलिए कहानी बताते चलिए। राजकीय खेल खेल रहा था और राजकीलम, उस खेल का नाम क्या था, राजकीलम। तो राजकीलम खेल खेल रहा था, उसकी प्रतिभा देखकर जो चाणक्य थे ना, वो क्या किए, उसकी माँ को 1000 परसा पौंड दे दिए। देकर क्या किए, बच्चे को ले आए और लेकर कहाँ गए, तक्षशिला। उस दौर में तक्षशिला जो था विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, और वहाँ लेकर गए। और वहाँ जौन बाटे 6 से 8 वर्ष तक जौन बाटे उनके खूब अध्ययन कराएं तक्षशिला में, और 6 से 8 वर्ष तक अध्ययन कराएं। तो कहीं कहीं चंद्रगुप्त मौर्य के यूनानी ग्रंथ जो होता था उसमें एक अन्य नाम का भी जिक्र होता है, पूछा जाता है, तो हम भी यहाँ पे लिख दिए, जिनका नाम कहता है सेंड्रोकोट्स के नाम से कौन जानते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चलो फिर से कहानी कोरिलेट कर लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य या सेंड्रोकोट्स ये 6, 7, 8 साल जौन बाटे तक्षशिला में अध्ययन करें, मेहनत करें, रियाज करें। अब ये पता नहीं शूद्र थे कि क्षत्रिय, लेकिन हम तो मान लेंगे कि क्षत्रिय थे। ठीक है, अब क्या किए कि क्षत्रिय 6, 7, अच्छा हाँ वो लड़े, तब उनको भी तो टारगेट दिया गया था कि भाई मगध में आपको राज्य करना है, राजा बनना है। ठीक है, तो थोड़ी सी हम लोग चलिए चाणक्य के बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। चाणक्य उनको लेकर आए और सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, लेकिन सीक्वेंस को हम लोग फिर से बना लेंगे। ठीक है, अब 6, 7, 8 साल बाद जो बाटे अब तक्षशिला में मेहनत करें, शिक्षा ग्रहण किए, इसके बाद तुरंत जौन बाटे 15-16 साल की उम्र में तुरंत कि अब चला थी जनपा करेला। कल नहीं है कि नौजवानों से दोस्ती जानकर कबाहत, नौजवान थोड़ा सा बहन खून खौलल, तुरंत अब चलत ही मगध के जगह उड़ा देंगे। अब आए पहले बार तो पहले बार पराजय हो गए, मगध में आए, मान लीजिए मगध पहली पराजय कब हुई, मगध में हो गया। अब मगध में जब पराजय हो गया, पहले ही तो आप डायरेक्ट मगध पे जाएंगे नहीं, तो उस दौर में जो है जैन ग्रंथ की एक किताब थी परिशिष्ट पर्वन, और बौद्ध ग्रंथ में एक किताब थी महाबोधि वंश। उसमें ये बताया गया, ये कहानी उस समय बड़ा प्रचलित है कि अगर रोटी है, जलता हुआ रोटी है, तो उसको आप बीच से खाएंगे तो आप जल जाएंगे। समझे कहानी को, आप बीच से नहीं खा सकते, उसको किनारे किनारे तोड़ा जाता है। तो ऐसे परिवार में चल रहा था, तो उस समय बड़ा प्रचलित हो गया कि अरे चंद्रगुप्त मौर्य हो गल है कि डायरेक्ट बीचे में से तोड़बा तो जर न जाबे। और इसमें जो है बौद्ध धर्म में खीर की बात हुई कि अगर थाली में खीर है तो कोई खिला रहा, तो उस समय वो बड़ा मगध में ना घरे घरे कहावत फैल कर,
आज भी कोई बड़ा नेता अगर कोई अच्छा सा या खराब कमेंटमेंट कर दिया तो देखते हैं आग की तरह फैल जाता है। तो उस समय जो राजा से टक्कर लेने वाला कोई व्यक्ति तो पैदा हुआ और वो आया सीधा मगध में घुस गया, और जब मगध में घुसा तो पराजय हो गई। जब पराजय होगा तो सबके दिमाग खुले लगे, देखो उस समय में भी तो लोग रहे होंगे। तो खीर बना तो परिवार में सब लोग चर्चा होने लगा, और खीर बना तो कोई बीचे में से उंगली डालोगे तो जल जाओगे, तो किनारे किनारे खाया जाता है। तो लोग कहने लगे चंद्रगुप्त मौर्य भैल है, जाके अंगुरी जला देता है बीचे में। तो उसको उस कहानी से चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़ा प्रेरित हुए। अब प्रेरित हुए तो उन्होंने बीच में नहीं जाकर आक्रमण किया, एक किनारे से आए। एक किनारे से तो कहाँ से आए, तो पहली बार जौन बाटा एक ओरी से पंजाब से, जब तहसीला रबा कर उठे पड़ा था वही से कहाँ गए, पहले पंजाब में जीते। पंजाब जब जीते तो वहाँ सिंध के भी अपने कब्जे में हो गए, और पंजाब का जो राजा रहे इनकरे सपोर्ट में हो गए। तो ऐसे ऐसे करके जौन बाटे इन का किए हैं, और फिर धीरे से का किए भाई, जो घनानंद था उनका जो सेनापति था, समझ रहे हैं, जो घनानंद का जो सेनापति था उसका नाम था भद्रसाल। क्योंकि देखो सेना का दायित्व, सेनापति अगर मर गया तो राजा अकेले युद्ध नहीं कर सकता है, समझ ना। का हमारे यहाँ राजा प्रधानमंत्री का पद होता है वर्तमान में, देखे इस युग की, तो का वो युद्ध लड़ सकते हैं? नहीं लड़ते हैं। कौन है? सेनापति लड़ते हैं, कमांडो, आर्मी, ये सब लड़ते हैं ना। तो राजा का जो सेनापति था, जो सेनाओं को कंट्रोल करने का काम करता था, भद्रसाल, उसकी जो है हत्या हो जाती है किसके यहाँ थे? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। इसके बाद घनानंद भी आ जाता है, और 25 साल की उम्र में ही गद्दी पर कौन बैठते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। और उनकी जो राजधानी हुआ करती थी उस दौर में वो क्या थी? पाटलिपुत्र। इसके पहले भी हम बताए थे, एक व्यक्ति आए थे उदयन, तो पाटलिपुत्र का स्थापक उदयन किए थे। एक नंद वंश का संस्थापक था जो वैशाली में जो अपना ट्रांसफ़र कर दिया। फिर इसके बाद अपनी ये जो राजधानी, इनकी राजधानी थी वो कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र का तात्पर्य आज के वर्तमान में देखा तो जो पटना और गया क्षेत्र हो उसको उस समय का कहा जाता था? पाटलिपुत्र। गद्दी पे बैठे 25 वर्ष की उम्र, बताओ राजा बन गया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और उस समय जब राजा बने तो उसका राजकीय चिन्ह का था? मयूर था। और उसको भाषा उस समय का बोला जाता था? पाली भाषा बोला जाता था। हाँ, अब सोच लो, अब गद्दी पे बैठा, ऐसे भी देख रहे थे हम लोग नंद वंश के जो महापद्मानंद थे, कलिंग का विजय कर ले लें, तो उस समय उनसे टक्कर ले वाला क्यों रहल नहीं। एक व्यक्ति था, जब कब था? जब एक सिकंदर महान का नाम सुने होंगे। सिकंदर भारत पे आ रहा था आक्रमण करने के लिए, लेकिन एक ही राजा पोरस से ही उसकी युद्ध हुई, ठीक है। और लेकिन पुनः जब झेलम, परुसड़ी नदी किनारे हुई, लेकिन जब झेलम नदी किनारा तो वहीं से क्या हुआ कि जो सिकंदर था वो लौट रहा था, और लौटते वक्त बेबीलोन में वो जब मर जाता था, क्योंकि सिकंदर के पास बड़ी सेना थी। और जब बहुत बड़ा सेना हो तो ओके जौन बा कई ठे सेनापति कंट्रोल करेंगे। जैसे अब हमारे यहाँ का सेना बड़ी है तो सेनापति कटे तीनों है, हर विभाग के अलग अलग सेनापति हैं। उसमें भी कमांडर कौन है, तो बिग कमांडर कौन है, तो कौन कर्नल है, तो हर लोग कंट्रोल करते हैं। तो जब वो बेबीलोन तक गए तो वहाँ पे, बेबीलोन इराक में पड़ता है, ठीक है, वहीं पे बेबीलोन में हम लोग को मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में भी अध्ययन किए थे, ठीक है। बेबीलोन में जब वो गए तो मर गए, तो वहाँ के जो सेनापति थे उनके अंदर भी इच्छा आया कि हमारे सिकंदर जो हमारे राजा थे, उनके अंदर जो मन में इच्छा थी कि हम विश्व विजेता बनेंगे, उनके इच्छा जो अधूरा था उनको हम लोग पूरा करते थे। तो एक सेनापति हुआ करता था, हालांकि कई सेनापति हुए, ठीक है, लेकिन एक सेनापति की इच्छा हुआ कि अब हम चले थे जो है मगध पे विजय हासिल कर लेंगे। तो वो अब गद्दी पे 25 साल का नौजवान है। इसके एक तो प्रधानमंत्री चाणक्य, इनके जो है प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। अब गद्दी पे बैठल बान, और वो उस व्यक्ति का नाम था सेलुकस। सेलुकस कौन था? तो सेलुकस सिकंदर महान का एक का था, सेनापति था। अब सेनापति हो गया तो यही कोई इच्छा हो गया सेलुकस का। और जो बैक्टीरिया था उस समय अफगानिस्तान का क्षेत्र, बैक्टीरिया, वहाँ से जौन बार सीधा मगध पे आक्रमण करे आगल। लेकिन अब सोचा जहाँ सेना भी, अभी इसके बात है पाणिनि के अनुसार
महापद्मानंद ढेर सारा सेना रखे, तो वो सीक्वेंस बना और फिर मगध एक मजबूत राष्ट्र बन गया। और जब राष्ट्र बनल तो सेल्जुकस से किसकी लड़ाई हुई? एक ही लड़ाई की है, दो लड़ाई। एक तो खुद गद्दी बैठने पर कि गद्दी पे बैठे कैसे, तो किससे लड़ाई हुआ? गणानंद से। सेकेंड लड़ाई जब गद्दी पे बैठ गए तो हालांकि उस दौर में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता बोलते तो बहुत काम किए होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण लड़ाई एक ही लड़ी थी, वो किसके बीच? सेल्यूकस के बीच। ठीक है, सेल्यूकस से उसका युद्ध होता है, लेकिन सेल्यूकस क्या करता है? पराजय हो जाता है। और जब पराजय हो जाता है तो सेल्यूकस की एक समझौता होता है उन दोनों बीच में, काहे के आए तो झगड़ा हुआ, और एक समझौता होता है। सेल्यूकस के लड़की होती है, पुत्री होती है, जिसका नाम हेलेना था, उसी से चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो जाता है? शादी हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए लोग। हेलेना से शादी हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य का होता है गद्दी पे वहीं बैठल है। ठीक है, अब इनका एक पुत्र होता है, और इनका जो काम का था, जब चंद्रगुप्त मौर्य बैठे तो सौभाग्य है कि आज हमें भी याद आ गया, जो सिंध से लेकर सोनार गांव, बंगाल में एक गांव है सोनार गांव, जिसको हम लोग आज के दौर में NH हाईवे बोलते हैं, और वो समय जौन बाटे यहाँ तक कच्चा, समझ रहे हैं, यहाँ तक पहले क्योंकि उस समय बहुत ईटा पत्थर नहीं रहा, लेकिन कच्ची रोड का निर्माण किसने करवाए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य करवाए रहे। लेकिन यह जो सिंध से सोनार गांव तक दिखता है ना, यही रोड को जब मध्यकालीन भारत इतिहास आता है तो एक बादशाह आते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ओकर नाम भी का दे देते हैं शेरशाह सूरी रोड, हाँ शेरशाह सूरी रोड, और ओके का करवा दिलेन? पक्की करवा दिलेन। लेकिन आओ बाद एक ऑकलैंड जो ब्रिटिश सरकार आई थी तो उसका नाम बदलकर का रख दिया गया? GT रोड, यानी ग्रांड ट्रक रोड। लेकिन वर्तमान में मोदी NH4 NH7 का नाम बा, कन्फ्यूजन वाला बा। लेकिन आप देखिए कि ये जो NH हाईवे है उसका श्रेय किसको जाता है? शेरशाह सूरी और चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि चाणक्य के बारे में हमने अध्ययन उतना नहीं किया और जितना हमको करना चाहिए, क्योंकि चाणक्य से खूब प्रश्न बनते हैं। और चाणक्य ही प्रधानमंत्री थे। और चाणक्य देखो सेल्यूकस से युद्ध होता है, तो फिर जब गद्दी पे बैठते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो भी प्रधानमंत्री के पद पे कौन था? चाणक्य था। चाणक्य जो व्यक्ति थे, ये देखो तीन, पहले तो उसके साथ थे घनानंद के साथ, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भी प्रधानमंत्री रहेंगे, और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का एक पुत्र होता है। अब सोचो, इतिहास को मैं नहीं समझ, इतना एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा उम्र में तक जिंदा है और राजा लोग मर गए का। और इनका एक पुत्र होता है चंद्रगुप्त मौर्य का, अगला जो है वीडियो उन्हीं पर होगा, बिंदुसार, उदयभद्र या बिंदुसार के बारे में हम लोग अगला वीडियो पे अध्ययन करेंगे। और यही बिंदुसार है जिसका पुत्र सम्राट अशोक का नाम आएगा इनका, तो वो सम्राट अशोक बिंदुसार का अगले वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन चाणक्य का बात बहुत जरूरी है। चाणक्य तो आप समझ ही गए होंगे, और चाणक्य है तभी चंद्रगुप्त मौर्य है। हम तो कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य क्या? मौर्य वंश है। अगर चाणक्य ही तो मौर्य वंश का स्थापना वास्तविक देखा जाए रियल में, तो मेन जो चाणक्य थे, अरे चाणक्य का उनका नाम ही था, जो मेन वास्तविक देखा जाए हमारे हिसाब से तो किसको कहेंगे आप? चाणक्य को ही कहेंगे। लेकिन अभी वो भी व्यक्ति मेहनत किया तो उसका भी नाम होना चाहिए, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य का। तो देखिए चाणक्य की हम बात कर लेते हैं। चाणक्य के पिता का नाम था महर्षि चणक, यही चणक से उनका नाम का होगा चाणक्य। आज भी देखो तो कुछ लोग ऐसा नेता हैं जो बटा अपने नाम के पिता के नाम के जोड़े चाह लें। और साउथ में चले जाओ तो पिताजी का नाम तुमको लिखना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि किसके बेटा हैं, तो उन्हीं से नाम का हो गया चाणक्य। और इनका जो विष्णुगुप्त नाम भी है और कौटिल्य, तीन नाम पूछा जाता है। विष्णुगुप्त उनको बचपन का नाम है, चाइल्डहुड लिख दिए हैं बचपन का नाम। बचपन का नाम का मतलब समझ गए, बचपन में उनका का नाम रहा विष्णुगुप्त। ऐसे प्रसिद्धि किससे है? चाणक्य, इन्हीं के कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और इतना अच्छा जो है प्रशासनिक दृष्टि के बारे में इनका कोट है। चाणक्य नीति जो पढ़ते हैं मतलब एक सामाजिक स्तर पे इनकी जो बुक्स हैं, अब भाई इनकी सोच के ऊपर डिपेंड रही होगी।
आप देखते हैं ऐसे इसी बातें लिखते हैं, ऐसी इसी बात बताते हैं, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे पुरुषों हों, कि आपको लगेगा यार हम लोग इसको समझने के लिए कई वर्ष लग जा रहे हैं, ये तो 1-2 मिनट में बता देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति चाणक्य थे और इन्हें भारत का माइकियावेली के नाम से भी जाना जाता है। भारत का माइकियावेली कौन है? तो चाणक्य हैं। ठीक है, तो ये चाणक्य के बारे में है। उनकी एक प्रसिद्ध बुक है अर्थशास्त्र, जिसपे जो है राजनीतिक और प्रशासन के बारे में अध्याय है। उसमें कई खंड कई श्लोक भी हैं। और चलिए यही था हमारे पास मौर्य वंश। मौर्य वंश से जितना हम लिखे हैं वो तो क्वेश्चन बनेंगे ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो समझ गए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करिए और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।